नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इंदुरिया द इंजीनियर क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कल देखा था प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हमने देख लिया था दोस्तों। अगर हम आगे चलते हैं तो दोस्तों अगला जो आता है वो आता है दोस्तों स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों स्वरतंत्रियों के आधार पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो स्वरतंत्रियों के आधार पर दोस्तों वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार से बांटे जाते हैं दोस्तों। एक को नाम दिया जाता है दोस्तों घोष और एक को नाम दिया जाता है दोस्तों अघोष। दोस्तों ये जो घोष है इसको आप सघोष भी बोल सकते हैं। घोष जो वर्ण है इसको क्या बोल दिया जाता है दोस्तों, सघोष भी हम बोल सकते हैं। तो घोष या अघोष, या तो आप घोष बोल दें या फिर दोस्तों आप सघोष भी बोल सकते हैं। और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो दोस्तों कौन से होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं दोस्तों। दोस्तों घोष का अर्थ ही होता है कंपन। दोस्तों घोष का अर्थ ही क्या होता है, कंपन। सघोष या घोष का मतलब ही क्या हो जाएगा दोस्तों, स का मतलब होता है सहित, यानी कंपन सहित। और दोस्तों अघोष का मतलब होता है कंपन रहित। कंपन रहित, क्योंकि दोस्तों ए निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो अघोष का अर्थ ही क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपन। ए का मतलब ही क्या, निषेध के अर्थ में, यानी कि रहित अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि वह वर्ण जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है वो तो क्या कहलाता है दोस्तों, घोष या सघोष। और वह वर्ण दोस्तों जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ण जो है अपने, जैसे कि हमने 44 वर्ण पढ़े थे दोस्तों, सबसे पहले उसमें आता है दोस्तों स्वर। सबसे पहले बात करें यदि स्वर की, तो दोस्तों जितने भी स्वर हैं सभी किसके अंतर्गत आते हैं, घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। जितने भी दोस्तों अपने स्वर हैं 11 की 11 जो स्वर हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों बात करें यदि व्यंजनों की, तो व्यंजन दोस्तों मैंने आपको 3 प्रकार के व्यंजन बताए थे। एक मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, एक मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन, और एक दोस्तों मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों अगर व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहले व्यंजन कौन से आते हैं दोस्तों, हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं। दोस्तों स्पर्श जो व्यंजन थे उनको हमने 5 वर्गों में बांटा था। 5 वर्ग जो अपने थे, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो दोस्तों अगर देखें कि घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, घोष या सघोष के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का दोस्तों 5 जो हमारे वर्ग थे, 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, घोष या सघोष के अंतर्गत आता है दोस्तों बच कौन कौन से गए, पहला और दूसरा वर्ण। तो दोस्तों पहला और जो दूसरा वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए आप, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, घोष या सघोष के अंतर्गत। और दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अघोष के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात करें यदि हम दूसरे प्रकार के जो हमारे व्यंजन थे दोस्तों, उनको नाम दिया जाता था अंतस। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंतस जो व्यंजन है, अंतस जो व्यंजन है हमारे दोस्तों वो आते हैं हमारे घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों तीसरे प्रकार के जो हमारे व्यंजन हैं उनको नाम दिया जाता था ऊष्म। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊष्म जो व्यंजन है उनमें से तीनों जो श हैं दोस्तों, श, श और श,
ये तो दोस्तों आते हैं किसके अंतर्गत, अघोष के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों इनमें से है और बच गया, जो कि हमारे ऊष्म व्यंजन थे 4 प्रकार के थे, शय 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 और है। लेकिन दोस्तों है जो है वो किसके अंतर्गत आता है, अघोष यानी घोष या सघोष के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, वहाँ पर वो क्वेश्चन पुटअप किस प्रकार से करेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से घोष वर्ण है या निम्न में से अघोष वर्ण है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ही क्या पूछा जाएगा, निम्न में से घोष वर्ण है या फिर सघोष वर्ण है, या फिर को क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्न में से अघोष वर्ण है। तो दोस्तों एक बात बताइए, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद रख लीजिए। अघोष का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, पहला दूसरा और तीनों शय। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों जो शय हैं वो दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो भी अपने वर्ण बन जाते हैं दोस्तों, सब किसके अंतर्गत आते हैं, घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उसने जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से घोष वर्ण है, निम्न में से घोष वर्ण है। दोस्तों उसने ऑप्शन में दे दिया तय, बी ऑप्शन में दे दिया उसने आपको फै, सी ऑप्शन में दे दिया दोस्तों उसने आपको शय, और डी ऑप्शन में दे दिया उसने आपको दोस्तों गै। तो हमको केवल क्या करना है दोस्तों, हमको केवल इतना सा देखना है। हम हालांकि हमने क्या पढ़ा हुआ है दोस्तों, हमने अघोष या घोष या सघोष याद नहीं किया, हमको केवल क्या याद है, अघोष याद है कि अघोष का मतलब ही क्या होता है, पहला दूसरा और तीनों शय। तो दोस्तों अगर देखते हैं तो तय जो है पहला वर्ण है, फै जो है पै फै दूसरा वर्ण है दोस्तों, और ये क्या आ रहा है दोस्तों, अपना शय आ रहा है। यानी कि ये कौन सा वर्ण हो गया दोस्तों, कै खे और गै, यानी तीसरा वर्ण हो गया। तो दोस्तों हमको केवल अगर जैसे मान लीजिए आपको घोष भी याद नहीं है तो हमको ये देखना है कि भाई अघोष तो हमको याद है पहला दूसरा तीनों शय। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये पहला वर्ण आ रहा है यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये दूसरा वर्ण आ रहा है। और ये क्या आ रहा है दोस्तों, सै, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गै आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप याद क्या रख लें, अघोष का मतलब ही क्या होता है, अघोष का मतलब होता है पहला दूसरा और तीनों शय। इसके अलावा जितने भी दोस्तों वर्ण आएंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे, घोष के, या फिर आप इसको दूसरा नाम जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो आप इसको घोष बोल दें या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, सघोष भी बोल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कि स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण दोस्तों जो हम देखते हैं वो है दोस्तों उच्चारण के आधार पर, कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है हमको, कि हमारे जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, हमारे जो उच्चारण स्थान है इनकी संख्या है 7, 6। दोस्तों उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6। सबसे पहले दोस्तों हमको ये देखना है कि हमारे जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, यानी कि जहाँ से हम कंठ यानी गले के अंदर जो है वो कंठ। सेकंड जो दोस्तों हमारा उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु यानी जीभ, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, हमारे जीभ बोला जाता है। तीसरा जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों उसको नाम दिया जाता है मूर्धा, यानी कि जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है या ऊपर के जो हमारे दांत हैं उनसे जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है उसको दोस्तों नाम दिया जाता है मूर्धा। चौथा जो दोस्तों हमारा उच्चारण स्थान होता है वो होता है दोस्तों हमारे दंत यानी दांत। पांचवा जो हमारा उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ जो हमारे होते हैं, वो पांचवा हमारा उच्चारण स्थान है। और छठा जो हमारा उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है नासिका। छठा उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, हमारा नासिका। तो दोस्तों हमको 44 वर्णों जो है, हमारे 44 जो वर्ण हैं इनके हमको उच्चारण स्थान याद करने हैं कि हम किस प्रकार से उनको याद कर सकते हैं, किस प्रकार से याद नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके लिए हमको कुछ नहीं, केवल आप 5 सूत्र याद रखें दोस्तों। पहला जो सूत्र है दोस्तों वो है अकु है, कंठ।
सेकंड जो दोस्तों सूत्र है ईचू यस तालु। तीसरा जो सूत्र है दोस्तों वो है रीटू रश मूर्धा। चौथा जो सूत्र है दोस्तों वो है तुलस दंत। और पांचवा जो सूत्र है दोस्तों वो है उपु ओष्ठ। हमको दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये जो हैं ये तो हैं दोस्तों सूत्र, और ये जो हमारे हैं ये क्या है दोस्तों उच्चारण स्थान। अब दोस्तों हम अगर देखते हैं यहाँ पर वर्ण कि इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, पहला जो सूत्र है हमारा, जैसे ही आप 4-5 बार अगर पढ़ेंगे तो आप 4-5 बार अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपू है कंठ, ईचु यस तालु, रीटू रश मूर्धा तुलस दंत और उपू ओष्ठ, 5 बार 5-7-10 बार जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकू है कंठ, यानी कंठ जो है हमारा उच्चारण स्थान, उससे किस किस का उच्चारण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है ए, तो ए। फिर दोस्तों आ रहा है इसमें कू, कू का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी किसी भी अगर शब्द में अगर आप ऊ प्रत्यय लगा देंगे तो वो पूरे समूह का बोध करेगा। जैसे हम देखते भी हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया हिंद, अब इसमें मैं अगर ऊ प्रत्यय लगा दूं तो शब्द क्या बनेगा दोस्तों, हिंदू शब्द बनेगा। अब हिंदू से क्या है, जितने भी हिंदू हैं सभी का बोध हो जाता है, यानी कि पूरे पूरे किसका बोध हो रहा है दोस्तों, समूह का बोध हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कु लिखा हुआ है, यानी कि कु का मतलब ही क्या हो गया, कै वर्ग। यानी कै वर्ग में हमारे जो वर्ण आते हैं यानी कै, ख, ग और घ। पंचम वर्ण दोस्तों नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया था हमारे उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। जो छठा जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है हमारा, नासिका। छठा जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है, नासिका। तो दोस्तों हमको केवल इतना सा याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है दोस्तों वो किसकी सहायता से बोला जाता है, नासिका की सहायता से बोला जाता है। यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, नासिका होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें अकुए में क्या आगे हमने केवल 4 वर्ण लिए दोस्तों, कै, ख, ग और घ। दोस्तों हमने 5वां वर्ण नहीं लिया है, क्यों, 5वां वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों, नासिका की सहायता से बोला जाता है। उसके अलावा देखें दोस्तों तो कु के बाद में क्या आ रहा है, तो है। इनका उच्चारण दोस्तों किससे किया जाता है, कंठ से किया जाता है। यानी हमारा ए हो गया दोस्तों, ए, कै, ख, ग, घ और है। इनका उच्चारण हमेशा किससे होता है दोस्तों, कंठ से किया जाता है। दूसरा जो हमारा सूत्र है दोस्तों वो है ईचु यस तालु। सबसे पहले दोस्तों क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या लेंगे, ई। दोस्तों यह चू का मतलब ही क्या हो जाएगा, चय वर्ग। यानी कि चय वर्ग के हमको वर्ण लेने, यानी कि चय, छ, जय और छ। दोस्तों 5वां वर्ण हमको लेना ही नहीं, क्योंकि 5वां वर्ण किसकी सहायता से बोला जाएगा, नासिका की सहायता से बोला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चय वर्ग में से अगर हम देखें तो हमने 4 वर्ण ले लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, य और श। तो एक दोस्तों य और एक हमारा श। यानी ये जो वर्ण है ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है दोस्तों, तालु माना जाता है। ई हुआ, चय हुआ, छ हुआ, जय हुआ, झय हुआ, य हुआ और श। इनका उच्चारण किससे होता है दोस्तों, तालु से होता है। तीसरा दोस्तों जैसे हम सूत्र देखें, तीसरा सूत्र है हमारा रीटू रस मूर्धा। यानी मूर्धा से किस किस का उच्चारण होता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ मूर्धा का मतलब ही क्या है दोस्तों। यहाँ पर मूर्धा से मीन से क्या है, यानी कि हमारी जो जीभ है
इसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मूर्धा के नाम से जाना जाता है। या हमारे ऊपर के जो दांत हैं इनके जस्ट पीछे वाला जो एरिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मूर्धा के नाम से जाना जाता है। मूर्धा से दोस्तों किस किस का उच्चारण होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? री। तो सबसे पहले री दोस्तों, फिर लिखा हुआ है टू। टू का मतलब ही क्या हो जाएगा दोस्तों? टे वर, यानी टे, थे, डे और ढे। पांचवा वर्ण दोस्तों हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि पांचवा वर्ण किसकी सहायता से बोला जाएगा? नासिका की सहायता से बोला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है? रे और श। तो रे और श, इन वर्णों का उच्चारण दोस्तों किसकी सहायता से होता है? मूर्धा की सहायता से होता है। यानी कि इनका उच्चारण किससे किया जाता है? मूर्धा से किया जाता है। चौथा जो दोस्तों हमारा सूत्र है, चौथा सूत्र है हमारा तुलस। उच्चारण स्थान क्या है हमारा? दंत। दंत का मतलब दांत, यानी दंत की सहायता से या दांतों की सहायता से किसका उच्चारण किया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों क्या आ रहा है? तू। तू का मतलब ही क्या हो जाएगा दोस्तों? तय वर्ग, यानी तय, थे, द और ध। पंचम वर्ण दोस्तों हमको लेने ही नहीं है, क्योंकि पांचवा वर्ण किसकी सहायता से? नासिका की सहायता से। फिर क्या आ रहा है दोस्तों? ल और श। तो ल और श, इनका उच्चारण दोस्तों किससे किया जाता है? दंत से किया जाता है। चौथा पांचवा जो हमारा दोस्तों सूत्र है वो है उपू। उपू किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों? या इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। ठीक है, यानी ओष्ठ यानी होठ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है? ऊ। तो ऊ दोस्तों, पू का मतलब ही क्या हो जाएगा? पै वर्ग, यानी पै, फै, बै और भै। इनका उच्चारण दोस्तों किससे किया जाता है? ओष्ठ से किया जाता है। और छठा जो हमारा दोस्तों उच्चारण स्थान था वो क्या था? प्रत्येक वर्ग का जो पांच वर्ण होता है दोस्तों किसकी सहायता से बोला जाता है? नासिका की सहायता से बोला जाता है। यानी क वर्ग का गे, च वर्ग का य, ट वर्ग का न, त वर्ग का न और प वर्ग का म। यानी कि ये जो पंचम जो वर्ण है किसकी सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों? नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पांच इन सूत्रों को याद रख लेते हैं कि अकु है कंठ, ईचू है तालु, रीटू रस, मूर्धा, तुलस दंत और उपू ओष्ठ। अगर ये पांच सूत्रों को आपने याद रख लिया, क्योंकि पंचम वर्ण का तो हमको पता चल जाएगा भाई पंचम वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों? नासिका की सहायता से बोला जाता है। तो इस हिसाब से हमारे क्या हो जाते हैं? उच्चारण स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि हम किस किस का उच्चारण किस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कुछ वर्ण तो इसमें आए ही नहीं, जैसे आ हुआ, दीर्घ ई हुआ, ऊ हुआ, ए हुआ, ओ हुआ, आई हुआ, औ हुआ, ये हमारे वर्ण इसमें नहीं आए। तो दोस्तों उसको हमको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम ये पांच सूत्रों के आधार पर ही उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमको जैसे ये पांच सूत्र याद हैं तो इनसे हमारा उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंठ से किस किस का उच्चारण हो सकता है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या था? अकु है। ए कु का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों? कै वर्ग, यानी कै वर्ग में केवल हमको पाँच जो हमारे वर्ण हैं उनमें से केवल चार वर्ण लेने हैं दोस्तों, पांचवा वर्ण हमको नहीं लेना है, क्योंकि पांचवा वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों? नासिका की सहायता से बोला जाता है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि हमारे वर्ण कौन कौन से नहीं आए और उनका उच्चारण हम किससे करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए हमको अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों हमारे जो वर्ण नहीं आए वो कौन कौन से वर्ण है दोस्तों? एक तो हमारा आ नहीं आया दोस्तों यहाँ पर, एक दोस्तों ई नहीं आया, एक दोस्तों ऊ नहीं आया, एक ए नहीं आया, एक ओ नहीं आया, एक दोस्तों हमारा आई नहीं आया, एक दोस्तों औ नहीं आया और एक दोस्तों यहाँ पर वह नहीं आया। ये वर्ण हमारे जो वर्ण हैं उनमें उन पांच सूत्रों में नहीं आए थे। तो दोस्तों हमको अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जैसी फर्स्ट क्लास जब मैंने आपकी ली थी तो मैंने आपको बताया था आप बनता कैसे है? ए प्लस ऐसे ही तो बनता है।
तो दोस्तों एक बात बताइए मेरे को, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इस ए का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ। दोनों से मिलकर ही तो आ बन रहा है। तो दोस्तों एक बात बताइए, कंठ प्लस कंठ से मिलकर ही तो बन रहा है, तो आप कंठ स्क्वायर तो कर नहीं सकते, यानी कि इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा दोस्तों? कंठ ही होगा, क्योंकि दोनों कंठ से उच्चारण किया जा रहा है। दोस्तों ई कैसे बना था हमने? ई प्लस ई मिलकर ही तो ई बनाया था। तो दोस्तों हमको दीर्घ ई का पता नहीं है उच्चारण स्थान क्या है, लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, ऋषि तो हमारे आ चुकी है, ई चू यस तालु, यानी कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इस ई का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु। तो दोनों से मिलकर ही तो दोस्तों दीर्घ ई बन रही है, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा? तालु ही माना जाएगा। दोस्तों ऊ जो है मिला किससे मिलकर बना था दोस्तों? ऊ प्लस ऊ से मिलकर ही तो बना था। अब ऊ का उच्चारण स्थान हमको पता है दोस्तों, उपू ओष्ठ, ठीक है। तो ऊ का मतलब ही क्या है? इसका उच्चारण किससे किया जाता है? ओष्ठ से। इस ऊ का उच्चारण स्थान भी क्या है दोस्तों? ओष्ठ। तो दोनों दोस्तों ओष्ठ से ही तो मिलकर बन रहे हैं, तो यानी कि इस ऊ का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा दोस्तों? ओष्ठ ही माना जाएगा। ए दोस्तों अगर हम देखते हैं ए किससे मिलकर बना था, तो दोस्तों ए किससे मिलकर बना था? ए प्लस ई से। तो दोस्तों ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अकु है कंठ। ई चू यस तालु, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब दोस्तों दोनों अलग अलग आ गए, तो इसमें हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बात बताइए, ये ए जो है ये कंठ से और ई तालु से, दोनों को मिलाकर लिख दो, यानी ए का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा दोस्तों? कंठ तालु माना जाएगा। दोस्तों ओ किससे मिलकर बना था? ए प्लस ऊ से मिलकर। ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ। और ऊ का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ। दोनों को मिलाकर बना दो दोस्तों, कंठ और ओष्ठ अलग अलग आ रहे हैं, तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? कंठोष्ठ माना जाएगा। दोनों को मिलाकर लिख दो, इसका उच्चारण क्या माना जाएगा? कंठोष्ठ माना जाएगा। दोस्तों आई किससे मिलकर बना है? ए प्लस ए से मिलकर। ए का उच्चारण स्थान है कंठ, और ए का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ तालु। तो दोस्तों एक बात बताइए, कंठ तो दोनों में सेम आ रहा है, तालु तो अलग आ रहा है, तो इसका उच्चारण भी क्या माना जाएगा दोस्तों? कंठ तालु माना जाएगा। अब किससे मिलकर बना था दोस्तों? ए प्लस ओ से। एक बात बताइए दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। तो कंठ तो दोनों में कॉमन आ रहा है, केवल ओष्ठ ही तो अलग आ रहा है, तो इसका उच्चारण भी क्या माना जाएगा दोस्तों? कंठोष्ठ माना जाएगा। इसका दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दो से मिलकर बनता है, दंत प्लस ओष्ठ से। दंत प्लस ओष्ठ से, तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थानीय क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थानीय क्या हो जाएगा दोस्तों? दंतोष्ठ इसका उच्चारण माना जाएगा। तो दोस्तों हमको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम बना के देख लें अगर वर्णों को कि किस प्रकार से बन रहे हैं, तो उनका जो उच्चारण स्थान होगा वो उसी के अनुसार माना जाएगा। इस प्रकार से थे दोस्तों हमारे उच्चारण स्थान। इसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बच गए। जैसे कि दोस्तों हमने देखा एक दोस्तों अनुस्वार होता है, एक क्या होता है दोस्तों हमारा? अनुस्वार, जिसका हम इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। अब एक बात बताइए दोस्तों, कभी भी जो अनुस्वार जो दोस्तों बनता है वो या तो मैं से बन सकता है और या न से बन सकता है। अनुस्वार जो बनता है दोस्तों किससे बनता है? मैं या न से। अब एक बात बताइए दोस्तों, मैं या न का हम अगर उच्चारण स्थान अगर देखें तो मैं और न किस में आते हैं? पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण में आते हैं, और पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा दोस्तों? नासिका ही माना जाएगा, क्योंकि ये बन किससे रहा है? मैं या न से। एक दोस्तों एक होता है हमारा विसर्ग। एक दोस्तों हमारा क्या होता है? विसर्ग। अब दोस्तों अगर हम विसर्ग देखें, ठीक है,
तो आप अगर जैसे विसर्ग का उच्चारण करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए मैंने बोल दिया रमेश, ठीक है, और दोस्तों अगर मैं विसर्ग का उच्चारण करना चाहूँगा तो मैं क्या, अगर मान लीजिए रमेश के बाद में मैंने विसर्ग लगा दिया तो मैं क्या बोलूँगा, रमेश है, ठीक है। तो विसर्ग का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में हो रहा है के रूप में ही तो हो रहा है। और दोस्तों हमारा है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। है का उच्चारण क्या है, अकू है, जैसे हमने पढ़ा। है का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। यानी विसर्ग जो है इसका उच्चारण भी क्या माना जाएगा दोस्तों, कंठ ही माना जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन वो पूछता है, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पांचवा जो वर्ण है किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों, नासिका की सहायता से बोला जाता है। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, अगर नासिका से ही अगर आप उच्चारण करने लगे तो आप न, मैं, न इनका उच्चारण कर सकते हैं क्या? भाई मुख की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लीजिए उसने दोस्तों क्वेश्चन दे दिया, न का उच्चारण स्थान है, दोस्तों क्वेश्चन क्या दे दिया, न का उच्चारण स्थान है। अब दोस्तों एक ऑप्शन में उसने दे दिया नासिका, एक ऑप्शन में दोस्तों उसने दे दिया मूर्धा, एक ऑप्शन में उसने दे दिया दोस्तों मूर्धा इंक्लूड नासिका, और दोस्तों एक ऑप्शन में उसने दे दिया कोई नहीं। अब दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमको बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैंने जैसे कि आपको बताया न का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, नासिका होता है। लेकिन जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि नासिका से ही न का उच्चारण नहीं किया जा सकता। नासिका तो क्या दोस्तों केवल सहायता कर रही है, नासिका तो क्या करती है, केवल सहायता। तो इसका आंसर जो सही माना जाएगा दोस्तों वो माना जाएगा मूर्धा प्लस नासिका, क्योंकि न जो है यानी ट जो वर्ग है, ट का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, मूर्धा होता है, ठीक है। और नासिका क्या कर रही है दोस्तों, सहायता कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा दोस्तों, मूर्धा और नासिका माना जाएगा, क्योंकि नासिका केवल क्या कर रही है, सहायता कर रही है। उच्चारण किससे किया जा रहा है दोस्तों, मूर्धा से किया जा रहा है। तो इस टाइप के और देख लेना दोस्तों आप क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कै वर्ग का पांचवा वर्ण ज्ञ होता है दोस्तों, तो इसका सही उच्चारण माना जाएगा, क्योंकि कै वर्ग का उच्चारण होता है दोस्तों कंठ से, तो कंठ प्लस में नासिका, यानी कि कंठ और नासिका से इसका उच्चारण माना जाएगा। दोस्तों च वर्ग का पंचम जो वर्ण होता है वो होता है ञ, इसका उच्चारण किसे माना जाएगा दोस्तों, तालु, क्योंकि च वर्ग का तो क्या आ गया दोस्तों, तालु, और सहायता कौन करेगा दोस्तों, नासिका। तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा, तालु नासिका सही आंसर माना जाएगा। दोस्तों ट वर्ग का पंचम वर्ण होता है ण, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों मूर्धा, और सहायता कौन करेगा दोस्तों, नासिका, यानी इसका सही उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा दोस्तों, मूर्धा नासिका माना जाएगा। ट वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है दोस्तों न होता है। अब ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों हमारा दंत, और सहायता कौन करेगा, नासिका। तो सही आंसर क्या माना जाएगा दोस्तों, दंत नासिका माना जाएगा। प वर्ग का दोस्तों पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है न। अब प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो तो है ओष्ठ, और सहायता कौन करेगा, नासिका, यानी कि ये इनके सही आंसर माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा उच्चारण स्थान समाप्त होता है। अब दोस्तों कई बार ऐसे और क्वेश्चन डाल देता है कि यदि किसी व्यक्ति के सारे दांत तोड़ दिए जाएं तो वो किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकता। तो दोस्तों दंत, एक बात बताइए, दंत से जो वर्ण बोले जाएंगे उनका वो सही उच्चारण नहीं कर सकता। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन भी डाल दिया उसने कि व्यक्ति के अगर नीचे का होठ काट दिया जाए तो वो किस वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसमें अपन कोई दिक्कत नहीं है, ओष्ठ अगर आप काट देंगे यानी कि होठ अगर काट देंगे तो ओष्ठ जो वर्ण है उनका आप सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वर्ण टॉपिक क्या होता है, यानी कि हमारा उच्चारण स्थान जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।
इस प्रकार के दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, किस उसका उच्चारण स्थान क्या है, या फिर मैंने आपको बता दिया। जिस प्रकार से आपसे पूछे उसी टाइप से आपको आंसर देना है। धन्यवाद दोस्तों।